Hello everyone, welcome to Ream Initiative where we provide you with quality education content in English medium for all RPSC and RSM SSB exams. हाल के दिनों में हमने कुछ देखा है कि 2024 अराउंड से RPSC has a new pattern for their question papers. एक अलग तरह का पैटर्न RPSC के एग्जामिनेशंस के अंदर देखने को मिला है पिछले साल से 2024 से। क्या है वो पैटर्न? पहला, करंट अफेयर्स पे हैवी फोकस हो चुके हैं हमको। जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स थे उन्हीं से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो डीप इंसाइट्स के साथ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी। सेकेंडली, जो भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं, फिर चाहे वो आरएएस का एग्जाम हो या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले एक साल में वो सभी एग्जाम्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है और वो पैटर्न लगभग सेम ही है। इससे पहले जितने भी एग्जाम्स थे उनमें एक पैटर्न चला हुआ था जिसमें सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और अब जो एक नया पैटर्न आ रहा है उसके अंदर करंट अफेयर बेस्ड, हैवी करंट अफेयर बेस्ड प्लस करंट अफेयर्स की डीप इंसाइट्स के साथ पुराने बैकग्राउंड टॉपिक्स को रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रीम का इनिशिएटिव जो है वो यही है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। हमारा इस वीडियो के अंदर ये टारगेट रहेगा कि हम आपको प्रोवाइड करवाएं quality content that includes information from sources like PIB, DIPR, government magazines, SUJAS, government websites, Indian Express, हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स एंड देन इंडियन ईयरबुक से भी। कोशिश हमारी यहाँ पे ये रहेगी कि हम आपको फिल्टर्ड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं। एज वी ऑल नो दैट देयर इज एन इन्फोडेमिक गोइंग ऑन। इतनी ज़्यादा मैगजीन्स, इतने ज़्यादा चैनल्स, इतने ज़्यादा नोट्स अवेलेबल हैं दैट कौन से नोट्स को पढ़ा जाए, किससे पढ़ा जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। सो हियर इन रीम इनिशिएटिव वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू प्रोवाइड यू विद फिल्टर्ड करंट अफेयर्स। व्हाट आर फिल्टर्ड करंट अफेयर्स? जैसे फिल्टर्ड कॉफी होती है, एस्प्रेसो शॉट आपको मिलते हैं छोटे छोटे, बस थोड़ी सी अगर आपने एस्प्रेसो का एक शॉट लिया तो बस आपकी आंखें खुल गई। सेम एग्जैक्ट पैटर्न पे हम ये कोशिश करेंगे कि आपको फिल्टर्ड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाएं ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, प्लस जो काम की चीज़ है बस वो ही आप लोगों तक पहुंचे। जो काम की चीज़ नहीं है वो यहीं पे हम लोग उसको फिल्टर आउट कर दें। सेकेंडली, जो वीडियोस रहेंगे रीम के वो ज़्यादातर वीडियोस शॉर्ट वीडियोस में रहेंगे, अराउंड 10 to 20 मिनट्स के, सो दैट रिविजन करते टाइम क्विक रिविजन हो सके। फिर वो चाहे करंट अफेयर के वीडियोस हों या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियोस, सभी वीडियोस के अंदर आपको क्विक रिवीजन का टाइम मिले। इसीलिए सारे वीडियोस 10 to 20 मिनट्स के ही रहेंगे, लॉन्ग वीडियोस नहीं रहेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग जुलाई 2025 के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें इंक्लूड होंगे वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान के भी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे वर्ल्ड अफेयर रिलेटेड। जुलाई 2025 के अंदर क्या क्या करंट अफेयर्स हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स से। वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर क्या क्या हुआ है? सबसे पहले ये कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जारी की है अपनी SDR 2025। SDR 2025 क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो कि मेजर करती है प्रोग्रेस वर्ल्ड की 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। हमें पहले से ही पता है कि जो SDGs हैं, 17 SDGs, जो पॉवर्टी रिलेटेड, हंगर रिलेटेड और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लीन एनर्जी, हाइजीन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड टोटल 17 गोल्स हैं। तो इन 17 गोल्स में जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या LDC जिनको बोलते हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस रही है वो हमें ये रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट जो 2025 वाली पब्लिश हुई उसकी हाइलाइट्स हैं कि नॉर्डिक नेशंस आर इट्स टॉपर्स। नॉर्डिक नेशंस कौन से होते हैं? नॉर्डिक नेशंस नॉर्दर्न यूरोप के अंदर जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क,
आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये कंट्रीज नॉर्डिक नेशंस कहलाती हैं। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट रैंक बिलो 100। इंडिया का इस साल जो स्कोर रहा है वो 66.95 रहा है और उसकी रैंक 99 आई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की अंडर 100 रैंक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रिपोर्ट 2025 वाली एसडीआर। फिर नेक्स्ट, चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका हमसे आगे हैं इस रिपोर्ट में, और बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमसे पीछे हैं। तो अगर एक पैटर्न इसमें देखा जाए तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये वो कंट्रीज है जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है अभी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बस वहीं पे ही हमसे पीछे है वो देश एसडीआर के अंदर। और जो बाकी नेशंस हैं इंडिया के, जो नेबरहुड जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड चाइना, वो हमसे एसडीआर के अंदर आगे हैं। ऑल्सो ब्राज़ील हमसे आगे है। ब्रिक्स नेशन की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स नेशन में हमारा कंपैरिजन ब्राज़ील के साथ बहुत होता है, क्योंकि ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है एंड इट इज़ ऑल्सो एन इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसका हमारे साथ कंपैरिजन काफ़ी होता है। तो ब्राज़ील हमसे इस एस डी आर 2025 के अंदर आगे है रैंकिंग। नेक्स्ट, क्रोएशिया। क्रोएशिया कंट्री, क्रोएशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी अभी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्रोएशिया की विजिट पे गए थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो फॉर्मली क्रोएशिया के विजिट करने वाले, फॉर्मली, इनफॉर्मली आई थिंक प्राइम मिनिस्टर्स पहले भी गए होंगे, बट फॉर्मल पहली विजिट है फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोएशिया। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, लोकेशन अगर देखें जोग्राफिकली तो क्रोएशिया एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। उसके अलावा मेन जो इसके डिस्कशंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ क्रोएशिया के बीच में, वो एग्रीकल्चर बेस्ड, साइंस एंड टेक बेस्ड, कल्चरल लिंकेजेस, एंड देन वन इम्पॉर्टेंट, हिंदी डिपार्टमेंट इन दी जैग्रेब यूनिवर्सिटी। जैग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल है। जैग्रेब यूनिवर्सिटी में एक हिंदी डिपार्टमेंट खोलने के लिए। अगर लोकेशन वाइज देखें तो क्रोएशिया कहाँ पे है? लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो क्रोएशिया आपके ईस्टर्न यूरोप के अंदर, यहाँ पे, ये कंट्री क्रोएशिया, ये रही क्रोएशिया। इंडिया से क्रोएशिया इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंडिया का जो भी आईमैक कॉरिडोर है, वो आईमैक कॉरिडोर के अंदर क्रोएशिया एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, यूरोप के एंट्री पॉइंट पे। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट कुछ न्यूज के अंदर, तो ग्रीस एंड देन साइप्रस, मोदी जी बोथ नेशंस के अंदर विजिट करके आए अभी। दे हैव विजिटेड इन बोथ द नेशंस, ग्रीस एज वेल एज साइप्रस। तो क्रोएशिया, ग्रीस एंड देन साइप्रस, तीनों के अंदर अगर विजिट देखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमारा आईमैक कॉरिडोर जो है वो यहाँ से पास होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, आईमैक। नेक्स्ट, निकारागुआ। निकारागुआ क्यों इंपॉर्टेंट है? निकारागुआ डब्ल्यूटीओ का 101 101वां मेंबर बना है आफ्टर साइनिंग अ फिशरी सब्सिडी अग्रीमेंट। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि निकारागुआ हैज बिकम द डब्ल्यूटीओज 101 मेंबर। लोकेशन अगर देखें निकारागुआ की कहाँ है, तो सेंट्रल अमेरिका के अंदर ये कंट्री निकारागुआ है। ये मेक्सिको के साउथ में, और ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया इनसे नॉर्थ में, इन बिटवीन दी टू ग्रेट ओशंस, अटलांटिक आपके ईस्ट में एंड पैसिफिक आपके वेस्ट में, निकारागुआ के नीचे। निकारागुआ के साउथ के अंदर कंट्री है पनामा, जो कि अभी बहुत हाल फिलहाल डिस्कशन का पार्ट रही है। निकारागुआ इन द मिडल। नेक्स्ट, साइप्रस। एज आई सेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की साइप्रस विजिट थी जून के अंदर, एंड देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मारिकोस माकरियोस द थर्ड वो दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उसके अलावा साइप्रस इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई डिड वी गो ओवर देयर? जियो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रीजन है इसके। पहला, इकोनॉमिक रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि आईमैक कॉरिडोर यहाँ से गुजरता है। ग्रीस ये है, साइप्रस ये कंट्री है, ये दिस यहाँ पे, ये छोटी सी एक आइलैंड आप देख रहे हैं जो, ये साइप्रस है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक, इसका रीजन भी यही है कि आईमैक कॉरिडोर के मुहाने पे है, एंड देन एंट्री पॉइंट जो है यूरोप का, वहां पे
इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है. इसराइल एंड देन साइप्रस एंड देन ग्रीस एंड देन क्रोएशिया. These countries. The next one, for geopolitical reasons as well, टर्की एंड देन साइप्रस, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा एंटागोनिस्टिक नेचर है. साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट पे अगर हम जाएं, साइप्रस, ये जो आइलैंड है साइप्रस का, तो साइप्रस आइलैंड के जो नॉर्दर्न पार्ट है, दिस इज साइप्रस, एंड द नॉर्दर्न साइप्रस पे टर्की हैज़ कंट्रोल. टर्की हैज़ कंट्रोल. तो जैसे हमारा पीओके वाला जो इशू है, वैसे ही साइप्रस का इशू है टर्की के साथ. और टर्की को हम जानते ही हैं, टर्की ने हाल फिलहाल के दिनों में एंटी इंडिया स्टांस लिया. एंटी इंडिया स्टांस. तो अभी न्यूज़ ये है कि साइप्रस को हम लोग लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स देंगे. चर्चा ये है कि इसको ब्रह्मोस ही मिलेगी, बट वी हैव नो कंफर्मेशन एज ऑफ येट. सिर्फ आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि साइप्रस को हम LRCM देने का सोच रहे हैं. और मेजरली अगर LRCM देखेंगे, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल अगर हम देखेंगे, तो ब्रह्मोस ही है वो हमारे पास अभी. बट दिस हैज टू बी सीन. बट साइप्रस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, नाउ यू नो. नेक्स्ट, देयर इज अ रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो रिपोर्ट है, ये फॉलो करती है, ये रिलीज्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से. नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज करता है सो दैट टू ट्रैक, मॉनिटर द एफर्ट्स डन बाय नेशंस जो ट्रांजिशन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की ओर. इस साल की जो थीम थी इस इंडेक्स की, वो थी फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन. स्वीडन ने टॉप किया है. इंडिया की रैंक, देखने वाली बात है कि डिक्रीज हुई है. इंडिया की रैंक डिक्रीज हुई फ्रॉम 63. हम लोग अब पहुंच गए 71 रैंक. हमारी अब है 71 रैंक. इंडिया ने कुछ जगहों पे अच्छा स्कोर किया था, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर हम सभी जानते हैं कि हम बल्ब से ट्यूबलाइट, देन ट्यूबलाइट से CFL, और CFL से अब LED की तरफ आ गए हैं. तो अगर देखा जाए तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है इस पूरे ट्रांजिशन में, वो इतना एफिशिएंट हुआ है, उसकी वजह से हमारी जो स्कोर है वो एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर इंक्रीज हुआ. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी ग्रीन एनर्जी के अंदर, उसमें भी इंडिया का जो स्कोर है वो अच्छा रहा है. इन्वेस्टमेंट जैसे हम जानते ही हैं कि सोलर के अंदर, उसके अलावा विंड एनर्जी में, और न्यूक्लियर के अंदर, इन सभी ग्रीन एनर्जीज के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 released by Institute for Economics and Peace. What does this index do? This index measures the global peace level. शांति कितनी है, ग्लोबल लेवल पे शांति कितनी है, रीजनल लेवल पे, कंट्री वाइज, ये इसी चीज को ये मेजर करता है, एनालाइज करता है, एंड देन पब्लिशेस इट्स इंडेक्स. क्या इस बार बोला गया है? पहला ये कि 0.36% रिडक्शन, कमी आई है पीस के अंदर. क्यों? बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. इन दो रीजंस की वजह से ग्लोबल लेवल पे जो शांति है, पीस है, उसमें कमी आई है 0.36 लेवल की. आइसलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स. फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की इसमें. आइसलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स. सबसे डिस्टर्ब रीजन की अगर बात करें तो ये इंडेक्स बताता है कि द मोस्ट डिस्टर्ब रीजन इज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका. मीना रीजन जिसको बोलते हैं. हमारे इंडिया के अंदर इसी रीजन को वाना रीजन बोलते हैं. वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका. हम लोग वेस्ट एशिया बोलना प्रेफर करते हैं, और यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इसे मिडिल ईस्ट बोलना प्रेफर करती है. तो इट्स वन एंड द सेम. तो जो वाना रीजन है या मीना रीजन है, दैट इज द लीस्ट पीसफुल रीजन फॉर द 10th स्ट्रेट ईयर. लगातार 10 सालों से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रीजन यही रहा है. मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, या फिर हम अगर इंडियन टर्मिनोलॉजी यूज करें तो वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका. उसके बाद लास्ट रैंक पे रशिया. रशिया इज एट 163rd रैंक.
least peaceful according to Global Peace Index. India's rank, we can see that India's rank is 115th. Since 2029, India's rank has been steadily improving, which means that in the Global Peace Index, India's rank has been on the improving side since 2019. मतलब लगातार अच्छी हुई है. Then India के neighbors की the same positions हैं with respect to India as we saw in the Sustainable Development Report, which means that India के अगर neighbors की हम बात करें तो वही जहाँ पे political instability है वो neighbors हमसे ranking में पीछे हैं और चाइना, नेपाल, श्रीलंका, भूटान ये सारे हमसे आगे हैं. नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेपन्स रिपोर्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात आए तो सिप्री नाम यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. सिप्री इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूट डज? It takes an account of all the nuclear weapons around the world और उसके बाद it publishes an yearbook for the nuclear weapons. इस ईयर बुक में क्या होता है? दे टेल हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स ईच कंट्री हैज, व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियर programs are ahead in other countries, how many countries are close to getting nuclear weapons, how many countries are reducing their nuclear stockpile. ये सभी चीजें ये अपने इस ईयर बुक के अंदर दे पब्लिश इट. रिपोर्ट के अंदर एक अच्छी चीज ये आई है कि न्यूक्लियर वेपन्स लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं बट रिड्यूस उनके नंबर हो रहे हैं. न्यू एंड इम्प्रोवाइज्ड न्यूक्लियर वेपन्स आर बीइंग डेवलप्ड. सेकेंडली, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं इंडिया के वो अब 180 के आसपास पहुंच गए हैं. थर्डली, चाइना हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स बाय एडिंग 100 न्यूक्लियर वेपन्स एवरी ईयर. इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स रिपोर्ट कौन निकालता है? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, these three concerning news are there. इंडिया का न्यूक्लियर वॉर हेड्स इंक्रीज हुए हैं, चाइना हर साल 100 न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज कर रहा है, एंड देन न्यू एंड इम्प्रोवाइज न्यूक्लियर वेपन्स आर बीइंग डेवलप्ड. नेक्स्ट, Israel Iran conflict. What do you mean by Israel Iran conflict? We all know that Israel and Iran have been at loggerheads at each other. Israel had launched Operation Rising Lion against Iran. Important news. Israel का Operation Rising Lion against Iran. क्या किया इन्होंने? दे अटैक्ड ईरान की 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट्स एट नटान्स, इस्फाहान एंड फोर्डो. These nuclear installation sites of Iran were attacked by Israel in their Operation Rising Lion. उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड ये लॉन्च किया. ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 जो हैं वो उन्होंने 2024 में लॉन्च किए थे अगेंस्ट इसराइल. दिस वाज द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड वेयर दे अटैक इसराइल एंड देयर आयरन डोम फेल्ड. उनकी बहुत सारी सिटीज के ऊपर मिसाइल्स गिरी. वीडियोस आर अवेलेबल ऑनलाइन बहुत सारे, बट they are all part of infodemic. You don't need to go through all of that. You just need to remember the names: Operation Rising Lion by Israel and Operation True Promise by Iran. जैसे ही ये पता लगा अमेरिका को that Operation True Promise has actually been devastating for Israel, America entered this conflict. And America entered this conflict through their Operation Midnight Hammer. And through their Operation Midnight Hammer, they used their B-2 stealth bombers and dropped bunker buster GBUs 57 bombs इन्हीं 3 साइट्स के ऊपर, नटान्स, इस्फाहान एंड फोर्डो पे. तो 3 ऑपरेशन है एंड 3 नेशन है. पहला ऑपरेशन राइजिंग लायन बाय इजराइल, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड बाय ईरान, एंड देन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बाय यूएसए. सीज फायर, वी ऑल नो दैट सीज फायर, ट्रम्प चाचा हमेशा सीज फायर की बात करते रहते हैं. सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया. 12-day वॉर था ये पूरा पूरा. नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS.
एक इंस्टीट्यूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसमें 31 मेंबर कंट्रीज हैं। साइंटिफिक रिसर्च कैरी ऑफ फॉरवर्ड करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया के अंदर। इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद सीपा, यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन एक्सपर्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज यूएन पैन, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ दो कारणों की वजह से। पहला तो ये कि हमने पीआईबी से इसको सोर्स किया है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए कि इंडिया प्रेसिडेंट रहा है, बनेगा इसका फॉर द ईयर 2025 टू 2028, 3 साल के लिए। अगले 3 साल के लिए इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा इस इंस्टीट्यूट का। प्रेसिडेंटशिप इसकी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? वो इसीलिए कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन 100 years AIIAS के जो इलेक्शंस हुए हैं थ्रू बैलेट पेपर हुए, और वो बैलेट पेपर के अंदर इंडिया वन अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। 100 साल के अंदर पहली बार इलेक्शन हुए बैलेट पेपर के थ्रू, एंड देन इंडिया वन ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। इसीलिए इंडिया प्रेसिडेंट बना, और प्रेसिडेंट अब 2025-2028 पीरियड के अंदर इंडिया रहेगा। इंडिया की तरफ से DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो रिप्रेजेंट करता है। वी श्रीनिवासन सर जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू DARPG, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। दिस ब्रिंग्स अस टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। जाने से पहले आई वुड लाइक टू हैव अ फ्यू वर्ड्स, थ्री थिंग्स मेनली। पहला, please let us know if you need any extra info on any of the above topics that we have discussed. दूसरा, please remember, बहुत important बात है, please remember, RPSC has changed its exam pattern. RPSC ने अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया है, और इस चेंज्ड पैटर्न के ऊपर nobody is providing you with the exact factual as well as conceptual data regarding current affairs. सबके सब अभी भी उस पुराने ढर्रे पे ही चल रही हैं, जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं सभी के सभी। Apart from REAM initiative, nobody else is providing you with the current updated RPSC के चेंज्ड और नए एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ REAM इनिशिएटिव प्रोवाइड करवा रहा है। इन्फोडेमिक से बचना। इन्फोडेमिक मतलब जो ओवरडोज हो रही है अभी इंफॉर्मेशन की, जहाँ पे जाओ वहाँ पे यू विल फाइंड so many करंट अफेयर मैगजीन्स, so many करंट अफेयर बुकलेट्स, करंट अफेयर के वीडियोस बहुत सारे हैं। प्लीज बचना उस इन्फोडेमिक से। वन सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स, REAM इनिशिएटिव, उसको फॉलो करना, बिकॉज वी प्रोवाइड यू विथ exactly the amount of information that you require to pass these examinations. जो हमारा कंटेंट है वो कॉमन कंटेंट है सभी एग्जामिनेशंस के लिए, फिर वो चाहे से RAS का एग्जाम हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या सब इंस्पेक्टर का प्रोग्राम सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या रीट के एग्जाम्स हो, बिकॉज सबके अंदर RPSC ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, और इस नए पैटर्न के ऊपर सिर्फ REAM इनिशिएटिव ही आपको नया अप टू डेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। लास्टली, जाने से पहले यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आएंगे जुलाई 2025 इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर। ऑलराइट देन, सी यू स्टूडेंट्स।